रागिनी एक छोटे से गांव की साधारण सी लड़की थी जो अपनी माँ सरला, पिता प्रदीप और अपने बड़े भाई संदीप के साथ रहती थी। रागिनी अपने माता पिता की खेती करने में कभी कभी हाथ बटा दिया करती थी। रागिनी को बचपन से ही मिट्टी खाने की आदत थी। जैसे ही उसको मौका मिलता वो चुपके से मिट्टी खा लिया करती और इस बात से रागिनी के माता पिता बिल्कुल अनजान थे। एक दिन रागिनी के लिए एक बड़े शहर से अनुज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अरे यो भाग्यवान बेटा संदीप, क्या हो गया? क्यों पूरा घर सर पे उठा रखा है? अरे अपनी रागिनी खातिर बड़े शहर तक तेरे छोरे का रिश्ता आया है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है पिताजी। तो कब आ रहे हैं लड़के वाले? हाँ, कल ले आओगे। अगले ही दिन अनुज अपनी माँ तेजस्विनी और अपने पिता सोमपाल के साथ रागिनी को देखने उसके गांव आते हैं। आओ जी आओ, और में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे अरे नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब तो आप लड़की दिखा दीजिए, बाकी बातें होती रहेंगी। सरला रागिनी को लेकर आती है, जहां अनुज के घर वाले रागिनी को देखते ही रह जाते हैं। कुछ ही दिनों में रागिनी और अनुज की शादी हो जाती है, जहां रागिनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। वहीं दूसरी ओर उसके ससुराल वाले उसको अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। पर शहर में रागिनी को कहीं पर भी मिट्टी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे रागिनी सोचने लगती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, क्या करूँ? यहाँ से तो मेरा गांव ही अच्छा था। धीरे धीरे रागिनी की मिट्टी खाने की तलब बढ़ने लगती है। तभी एक दिन रागिनी पौधों में से पानी देते हुए थोड़ी सी मिट्टी निकालकर खा लेती है, जिसके बाद रागिनी रोज ऐसे ही पौधों को पानी देने के बहाने से उसमें से मिट्टी निकालकर खा जाती थी। तभी एक दिन तेजस्विनी रागिनी को मिट्टी खाते हुए देख लेती है। बहू, अरे क्या है ये सब? कुछ भी तो नहीं माँ जी। तेजस्विनी रागिनी को बहुत डांटती है, जिस पर रागिनी बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अब से नहीं खाऊंगी, पक्का। ठीक है, पर अगर आगे से ये सब मैंने देखा ना तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए। पर रागिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। मजबूरन तेजस्विनी को घर में से सारे पौधे हटाने पड़ते हैं ताकि रागिनी मिट्टी ना खा सके। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और रागिनी प्रेग्नेंट हो जाती है और ये खबर सुनकर सभी घर के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। पर रागिनी का अब और भी ज्यादा मिट्टी खाने का मन करता है और जब उसे कहीं पर भी मिट्टी नहीं मिलती है तो वो छत पर जाती है और ईंट फोड़कर मिट्टी खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन अनुज उसे देख लेता है। रागिनी, क्या है ये सब? अभी तक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। सॉरी अनुज जी, पर पता नहीं मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए थोड़ी सी खा ली। रागिनी, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में तो कुछ सोचो। अब तुम अकेली नहीं हो, लगता है ये बात माँ को बतानी होगी। नहीं नहीं अनुज जी, आप प्लीज माँ जी को मत बताइएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब के बाद से मैं मिट्टी, ईंट, पत्थर कुछ खाऊंगी क्या, उसकी तरफ देखूंगी तक नहीं। पर प्लीज आप माँ जी को कुछ मत कहिए। अनुज रागिनी की बातों पर विश्वास कर लेता है और किसी को कुछ नहीं बताता। एक दिन अचानक से रागिनी के पेट में बहुत दर्द होता है। तेजस्विनी और अनुज दौड़े दौड़े रागिनी के पास जाते हैं और उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां रागिनी का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। वो एक्चुअली रागिनी जी के पेट में स्टोन है। क्या रागिनी जी मिट्टी खाती है? हाँ, देखा था मैंने एक दो बार। ये अक्सर गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम की कमी होने की वजह से होता है, पर ध्यान रखना ये आगे जाकर मिट्टी ना खाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं और तेजस्विनी बोलती है, डॉक्टर मेरी बहू और उसका बच्चा ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, रागिनी जी को कुछ दिनों के लिए दवाई खानी होगी और उनका स्टोन ठीक हो जाएगा, पर ध्यान रखिएगा जो मैंने कहा है। रागिनी घर आती है
तभी तेजस्विनी उससे कहती है, अरे मेरी क्यों सुनेगी तू? देख लिया ना मिट्टी खाने का नतीजा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले तू, अगर इस बच्चे को कुछ हुआ ना तो तेरी खैर नहीं, समझी? जी माँ जी। हर बात में जी माँ जी तो बोल देती है, पर थोड़ा कर भी लिया कर। रागिनी इतना सब होने के बाद भी नहीं मानती। दवाई ना लेकर वो सबसे छुप छुप कर मिट्टी खा लिया करती। एक दिन तेजस्विनी उसे फिर से मिट्टी खाता देख लेती है। अरे ओ करमजली, अरे मान जा, छोड़ दे ये सब खाना, नहीं तो मर जाएगी एक दिन। माँ जी, मिट्टी खाने से कुछ नहीं होता, समझिए आप। अरे कुछ नहीं होता तो ये पथरी कैसे आ गई तेरे पेट में? माँ जी, ये सब तो एकदम नॉर्मल है। और किसने कहा आपसे कि ये सब मिट्टी खाने की वजह से ही होता है? अरे जो लोग मिट्टी नहीं खाते उनको भी तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें किसका नाम देंगी आप? रागिनी किसी की नहीं सुनती और उसकी मिट्टी खाने की इतनी ज्यादा तलब बढ़ जाती है, अब वो ना तो किसी की सुनती और ना ही किसी से डरती थी। यहाँ तक कि उसने दवाइयाँ लेना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। रागिनी के पेट में एक बार फिर से बहुत तेज दर्द होता है और इस बार ये दर्द पहले से भी ज्यादा होता है। रागिनी की ये हालत देखकर अनुज जल्दी से रागिनी को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर रागिनी का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, अनुज जी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि रागिनी की कुछ दिन के लिए दवाई चलेगी, पर उन्होंने ना तो दवाई ली है और ना ही आप लोगों ने उनका ध्यान रखा है। अगर आज आप लोग उनका ध्यान रखते तो ये दिन नहीं आता। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी रागिनी और मेरा होने वाला बच्चा ठीक तो है ना? नहीं, हमें अभी के अभी इंस्टेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा रागिनी का, और हाँ, हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर अनुज और उसके घर के सभी लोग रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन हो जाता है। कुछ देर बाद रागिनी को होश आता है। होश में आने के बाद तेजस्विनी उससे कहती है, अब तो खुश है ना तू? अरे मिल गई तेरे दिल को ठंडक। क्या हुआ माँ जी? अरे नास पिटी, अरे होने के लिए बचा ही क्या है अब? तूने तो कर ली ना अपनी मनमानी। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर रागिनी बहुत डर जाती है और बार बार पूछने लगती है, कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है? रागिनी के बार बार पूछने पर अनुज उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रागिनी बहुत रोती है और बोलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने आप सबकी बात मान ली होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। रागिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी, अनुज जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं मिट्टी को छूऊंगी तक नहीं और ना कभी खाऊंगी। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। रागिनी के घर वाले रागिनी को पश्चाताप की आग में जलता हुआ देखकर उसे माफ कर देते हैं। अब रागिनी मिट्टी खाना तो दूर, उसके बारे में भी नहीं सोचती। धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं और रागिनी एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार वो डॉक्टर की और अपने घर वालों की सारी बातें मानती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मिट्टी खाने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे मिट्टी खाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। शांति देवी के एक बेटा नितिन और एक बेटी इशिका थी। शांति देवी के पति का देहांत काफी समय पहले हो गया और उसने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की थी। शांति देवी का बेटा नितिन अब शादी लायक हो चुका था और शांति देवी उसके लिए एक सुंदर सी लड़की पसंद करके उसकी शादी कर देती है और विदा होकर जब उसकी बहू अपने ससुराल की चौखट पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी होती है, तभी शांति देवी की पड़ोसन जानकी कहती है, अरे शांति बहन, तुम्हारी बहू सुंदर तो है, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो एक पतली दुबली हिरनी की जैसी है। लेकिन जरा इसे तो देखो, ये तो कितनी मोटी है। मैं भी यही सोच रही हूँ। जब हम बहू को देखने गए थे तब तो ये सूट में एकदम स्लिम ट्रिम लग रही थी, इतनी जल्दी मोटी कैसे हो गई?
क्यों बहू, शादी की खुशी में कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया क्या, जो इतनी फैल गई? मोनिका वहाँ खड़ी सभी औरतों की और अपनी सास की बात सुनती है तो बीच में ही बोल पड़ती है। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मैं अभी भी उतनी ही पतली हूँ। अच्छा बहू, मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं मोटी ज्यादा कपड़े पहनने की वजह से लग रही हूँ। पतली मैं अभी भी उतनी ही हूँ जितनी की माँ जी मुझे देख कर गई थी। पर बहू, तूने इतने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अभी इतनी ठंड तो नहीं आई। हाँ बहू, अभी तो अक्टूबर का ही महीना शुरू हुआ है, तुझे अभी से इतनी ठंड क्यों लग रही है? तुझे बुखार शुखार तो नहीं है ना? ला जरा देखूं। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे कोई बुखार नहीं हुआ है। वो मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा चल कोई बात नहीं बहू, आजा घर के अंदर आजा, अब थक गई होगी। अब शांति देवी अपनी बहू मोनिका का गृह प्रवेश करती है और घर में लेकर आती है। अब मोनिका और नितिन आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और मोनिका अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालती है। लेकिन ठंड जैसे जैसे बढ़ रही थी, शांति देवी की बहू मोनिका को कई दिक्कतें होने लगी थी। जैसे ज्यादा कपड़े पहनने की वजह से उसे घर के काम करने में परेशानी हुआ करती। ऐसे ही एक दिन इशिका सुबह सुबह अपने कमरे से चिल्लाती हुई बाहर आती है। माँ कहाँ हो? अरे क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? माँ देखो ना, मेरा नया स्वेटर मिल नहीं रहा है। मैं भी कुछ दिनों पहले ही लाई थी, मैंने उसे छत पर सूखने के लिए डाला था, अब पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। अरे जाकर दोबारा देख, कहाँ गया होगा छत से। मैं तो पहनूंगी नहीं तेरा स्वेटर, जा छत पर देख कर आ। माँ मैंने एकदम अच्छे से छत का कोना कोना देख लिया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। देखना, मुझे कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा है। इशिका इतना बोल ही रही थी कि तभी मोनिका अपने कमरे से बाहर आती है तो इशिका उसे देखकर कहती है, अरे भाभी, ये स्वेटर आपके पास है? माँ मैं कब से इसी स्वेटर को ढूंढ रही हूँ। बहू तूने इशिका का स्वेटर क्यों पहना है, तेरे पास नहीं है क्या? हाँ भाभी, अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे मांग लेती, यूँ बिना बताए आप मेरा स्वेटर ले आई। पता भी है मैं कब से ढूंढ रही हूँ, देखो कॉलेज के लिए भी लेट हो गई। इशिका मुझे माफ कर दो, मेरे पास स्वेटर तो है लेकिन तुम्हारा स्वेटर बहुत ज्यादा गर्म है। इसे पहनने से मुझे कम ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने इसे पहन लिया और तुम्हें बताने का मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। ये लो इशिका, तुम्हारा स्वेटर। कोई बात नहीं भाभी, आप वो स्वेटर पहने रहिए, मैं कोई दूसरा स्वेटर पहन लूंगी। हाँ इशिका, तू कोई दूसरा स्वेटर पहन ले। इतना कहकर इशिका और शांति देवी वहाँ से चले जाते हैं और मोनिका घर के कामों में लग जाती है। अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन नितिन सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आता है और हॉल में बैठी अपनी माँ से कहता है, माँ नाश्ता बन गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रुक बेटा, अभी जाकर देखती हूँ, बहू ने अभी तक नाश्ता बना तो लिया ही होगा। इतना कहकर शांति देवी किचन में मोनिका को देखने जाती है तो वो देखती है कि मोनिका गैस से सब्जी की कढ़ाई को उतारकर साइड रख देती है और गैस पर अपने हाथों को सेकने लगती है। ये सब देखकर शांति देवी मोनिका से कहती है, अरे बहू ये तू क्या कर रही है? माँ जी, वो थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए हाथ सेक रही हूँ। तुझे पता है ना, नितिन के ऑफिस जाने का समय हो चुका है और तूने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया, लंच तो दूर की बात है। माँ जी मैं बस थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। बस बहू बहुत हो गया, जब से तू घर में आई है तेरे यही ड्रामे देखे जा रही हूँ, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अरे इतनी ठंड लगती है तुझे तो आग जला लिया करना, मना थोड़ी किया है तुझे, लेकिन नहीं, तुझे तो बस काम से बचने के बहाने चाहिए। ऐसा नहीं है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर शांति देवी हॉल में चली जाती है और नितिन से कहती है, नितिन बेटा, आज तुझे बिना नाश्ता किए ऑफिस जाना होगा। क्यों माँ? तेरी बीवी ने खाना ही नहीं बनाया, मैडम जी बैठकर गैस पर हाथ सेक रही थी। कोई बात नहीं माँ, आप गुस्सा मत करिए, आज मैं बाहर से कुछ लेकर खा लूँगा। इतना कहकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है और शांति देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और मोनिका घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ अब ठंड भी बढ़ने लगती है और अपनी सास शांति से डांट सुनने के बाद से मोनिका गैस पर हाथ सेकने के बजाय अपने लिए एक तसले में आग जला लिया करती, जिससे वो काम करते करते बीच बीच में हाथ भी सेक लिया करती। ऐसे ही समय बीतता है और मोनिका की सर्दियां भी।
ऐसे ही एक दिन शाम के समय मोनिका रात का खाना बनाकर टेबल पर रख देती है और फिर सभी घर वाले खाना खाने के लिए आते हैं। तभी शांति देवी हैरानी से कहती है, अरे बहू, खाने की टेबल पर तो खाना रख दिया, यहाँ की कुर्सियाँ कहाँ गई? हाँ मोनिका, घर की कुर्सियाँ कहाँ गई सारी? माँ जी वो क्या माजी माजी कर रही है, बताना कहाँ गई कुर्सियाँ? माँ जी वो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो तसले में रोज सारे दिन आग जलाने की वजह से घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई, तो मैंने इन कुर्सियों को तोड़कर ही जला लिया। क्या कुर्सियाँ जला ली? हाँ माँ जी। अरे तेरे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है क्या? तुझे जलाने के लिए लकड़ियाँ ही चाहिए थी तो मुझसे बोल देती, तूने तो घर की कुर्सियों में ही आग लगा दी। हाँ मोनिका, तुम्हें माँ से नहीं बोलना था तो तुम मुझे तो बता सकती थी ना। इतनी भी तो ठंड नहीं हो रही कि तुम एक भी दिन बिना आग सेके ना रह सको। माँ जी, नितिन मुझे माफ कर दो। हाँ, पहले बर्बाद कर दो फिर माफी मांग लो। तेरा क्या भरोसा, कल को घर में आग लगाकर उसमें भी हाथ सेकना शुरू कर दे। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस औरत का। माँ जी सुनिए तो। इतना कहकर शांति देवी गुस्से में बिना रात का खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है और नितिन भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। मोनिका को अपनी सास की बात का बहुत बुरा लगता है और उसे ये भी पता होता है कि वो गलत कर रही है, लेकिन वो अपनी ज्यादा ठंड लगने की आदत से बहुत परेशान थी। ऐसे ही समय गुजरता है और यूं ही मोनिका कभी कुछ जलाकर तो कभी कुछ चीजों का सहारा लेकर अपनी ठंड को कम करने की कोशिश किया करती। ऐसे ही एक दिन शांति देवी कुछ लोगों के साथ घर में आती है, जिन्हें देखकर मोनिका कहती है, माँ जी ये लोग कौन है और इनके हाथ में हीटर? बहू थोड़ी देर सब्र कर, फिर मैं तुझे सब बताती हूँ। ठीक है माँ जी। अब कुछ ही देर में वो सभी लोग घर में 3-4 हीटर फिट करके चले जाते हैं और शाम को जब सब घर वाले खाना खाने बैठते हैं तो नितिन कहता है, माँ घर में इतने सारे हीटर, इन सब की क्या जरूरत थी? हाँ माँ जी, मैंने ये सभी हीटर बहू के लिए लगवाए हैं। हम सभी जानते हैं कि बहू को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिसकी वजह से उसे घर के काम करने में भी दिक्कत होती है और साथ ही घर में तसले में आग जलाने की वजह से घर भी काला हो जाता है। अब घर में हीटर लग गए हैं तो घर गर्म रहेगा, जिससे बहू को कम ठंड लगेगी। शांति देवी की ये बातें सुनकर नितिन और मोनिका खुश हो जाते हैं और अब से मोनिका को गर्म घर में रहने की वजह से कम ठंड लगती है और अगर लगती भी तो वो हीटर में ही हाथ सेक लिया करती